नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी ये YouTube की सीरीज है जिसका नाम है भूगोल माइंड मैप के जरिए, इसमें हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक काफी स्पेशल है। इस टॉपिक का नाम है स्थल मंडलीय गतिकी। तो स्थल मंडलीय गतिकी है क्या? ये कोई अपने आप में सिद्धांत नहीं है, मगर ये कई सारे सिद्धांतों का एक समूह है जिसके अंदर ये बात करी गई है कि जमीन के ऊपर जो प्लेट होती है, जो स्थल मंडल होता है, उसका विस्थापन किस तरीके से होता है और उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं और उस वजह से क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। तो सबसे पहले इस स्थल मंडलीय गतिकी में जो सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। चलो फिर इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में। अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत की बात करी थी 1912 में। अब कोई भी सिद्धांत जब आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो क्या कारण रहा होगा इसके सिद्धांत देने के पीछे? तो उसमें अगर देखा जाए तो इसमें यह है ऐतिहासिक जलवायु में उतार चढ़ाव की व्याख्या को समझना। तो हुआ क्या कि अल्फ्रेड वेगनर अलग अलग जगहों पर गया धरती पर, जैसे वो ओडिशा में जो था तालचेर रीजन में, उसने वहां पर देखा कि ओडिशा में जो चट्टानें मिली वो बर्फ की वजह से बनी हुई है, मगर ओडिशा में तो कभी कोई बर्फ दिखाई नहीं दी, ना कोई बर्फ वृष्टि हुई है। तो इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि ओडिशा की जमीन किसी जमाने में शीत प्रदेश में हुआ करती थी, या फिर यह भी हो सकता है कि शीत प्रदेश कभी ओडिशा की जमीन के ऊपर हुआ करता था। अब इन दोनों चीजों में से उसे एक चीज का चयन करना था। तो उसने बोला कि देखो, पर्यावरण जो है, वातावरण जो है, ये एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाता, वो उसी जगह पे स्थित होता है, बल्कि जो स्थल मंडल होता है, स्थल मंडल, या फिर जो अल्फ्रेड वेगनर ने सियाल सीमा की बात को माना था और उसने बोला था कि सियाल जो होता है वो सीमा के ऊपर तैरता है। इसका मतलब महाद्वीप जो होते हैं ये महासागर के ऊपर तैरते हैं। तो उसने बोला, उसके ये थ्योरी जो दी थी वो ऐतिहासिक जलवायु में उतार चढ़ाव की व्याख्या को समझने के लिए दी थी। अब इस थ्योरी के बारे में जानते हैं कि क्या क्या बोला गया था। तो एडवर्ड सुएज की थ्योरी जो है सियाल सीमा और निफ, इस थ्योरी को उसने माना था कि यह थ्योरी सही है। सियाल सीमा और निफ की थ्योरी क्या बोलती है? महाद्वीपों को उसने सियाल बोला, महासागरों को सीमा बोला, और यह कहा कि सियाल यानी महाद्वीप जो है वो महासागरों के ऊपर तैर रहे हैं। तो ये था। दूसरा, महाद्वीप को उसने बोला था गतिशील है, और जलवायु को उसने बोला था अल्फ्रेड वेगनर ने कि ये स्थिर है। ठीक है। अब इन सारी चीजों के लिए अपना सिद्धांत देने से पहले उसने किन किन चीजों का प्रमाण दिया था, तो उन प्रमाणों के बारे में समझते हैं। प्रमाणों में उसने सबसे पहले जो प्रमाण दिया था वो था जिग्सॉ फिट का। यानी उसने देखा कि जो दक्षिणी अमेरिका का उत्तरीय पूर्वीय तट है और अफ्रीका का पश्चिमी तट जो है ये एक दूसरे में मेल खाते हैं। अगर उनको आप करीब लाओ तो ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसको उसने जिग्सॉ फिट नाम दिया। तो ये पहला प्रमाण था उसका। दूसरा, जीवाश्मों का भी प्रमाण दिया उसने। कई सारे ऐसे प्राणी, उनके अश्म ऐसे मिले हुए हैं जो हमें अफ्रीका में भी मिले, और वही की वही प्राणी आपको दक्षिण अमेरिका में मिल रहा है, भारत में भी मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, तथा आपको अंटार्कटिका में भी मिल रहा है। इसका अर्थ कि ये प्राणी एक जगह पे पहले उत्पन्न हुए होंगे और वहां पर मरने के बाद उनके जीवाश्म जमीन के अंदर गड़ गए, और उसके बाद जमीन जो है, भूभाग जो है, वो अलग अलग जगहों पे फैल गया। वेगनर का यह मानना था कि एक ही प्राणी अलग अलग महाद्वीपों के ऊपर, जहां पर जलवायु अलग अलग है, उन जगहों पर एक ही वक्त पैदा नहीं हो सकता। तो किसी भी प्राणी की उत्पत्ति के लिए एक स्पेशल तरीके का एक जलवायु होना बहुत जरूरी है, तभी वो जीव वहां पे उत्पन्न हो सकेगा। क्योंकि सारे महाद्वीप इकट्ठा थे तो सारे महाद्वीपों पर जलवायु एक ही तरीके की थी, और इस वजह से वहां पर वो प्राणी उत्पन्न हुए। इसके अलावा चट्टानी संरचनाओं का मिलान, ये भी एक प्रमाण दिया उसने। प्राचीन जलवायु प्रमाण भी दिया। उसने देखा कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप पर और उसके अलावा अफ्रीका के दक्षिणी एरिया में, क्षेत्र में, और उसके अलावा पूर्वी रीजन में, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्र में, तथा पूरे की पूरे अंटार्कटिक में जो आज भी है, इन जगहों पर ऐसी चट्टानें मिली जो बर्फ की वजह से ही बन सकती है। इसका मतलब ये सारे महाद्वीप पहले इकट्ठा रहे होंगे, इनके ऊपर जो बर्फ थी उन बर्फ की वजह से वहां पर चट्टानें बनती चली गई, और उसके बाद ये सारे महाद्वीप एक दूसरे से दूर हो गए। तो
जबकि आज भारत जो है ये उष्ण प्रदेश में है, उष्ण कटिबंधित प्रदेश में। उष्ण कटिबंधित प्रदेश में होने के बावजूद अगर आप देखो, भारत के ओडिशा मतलब प्रायद्वीप में हमें कई सारे बर्फों से बनी हुई चट्टान जो है उसके उदाहरण मिल जाते हैं। इसके अलावा वेगनर ने प्लेसर निक्षेप का उदाहरण दिया। प्लेसर निक्षेप, प्लेसर क्या होता है? सोना जो होता है, सोना, इसकी जो भुट्टी होती है, इसका जो चूरा होता है ना, उसे सोना प्लेसर कहते हैं। तो प्लेसर के निक्षेप घाना के तट पे तथा ब्राजील के तट पे मिले। घाना ये देश जो है ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पे स्थित है और ब्राजील जो है ये दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पे स्थित है। अगर आप इन दोनों को मिलाओ तो घाना और ब्राजील करीब करीब एक दूसरे के सामने आते हैं। तो उसने बोला कि घाना में जो सोने के निक्षेप मिले, जो प्लेसर के निक्षेप मिले, उनकी जो आयु थी वो काफी हद तक मैच कर गई किसके आयु के साथ? जो निक्षेप हमें ब्राजील के तट पे मिले उसके साथ। तो ये सारे प्रमाण अल्फ्रेड वेगनर ने दिए। जो प्रमाण उसने दिए थे वो प्रमाण काफी सटीक थे, मगर उन प्रमाणों के साथ उसने जो सिद्धांत दिया, उन सिद्धांतों में जो उसने बातें करी थी, उन सिद्धांतों की जो बातें करी थी उसमें कई सारे आलोचनाएं निकल के आई। अब आलोचना क्या थी उसकी वो बाद में देखेंगे, पहले सिद्धांत देख लेते। सिद्धांत क्या था? अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत कहता है कि 200 मिलियन साल पहले एकल महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया, और एक विशाल महासागर था जिसका नाम था पैंथेलासा। पैंजिया का विभाजन हुआ 200 मिलियन साल पहले दो इसमें, लॉरेशिया जिसे अंगारा लैंड भी कहते हैं और गोंडवाना लैंड, राइट। लॉरेशिया जो है ये आज का उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बनाता है, ग्रीनलैंड भी उसी में आता है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो है ये गोंडवाना लैंड बनाता है आज का। अब लॉरेशिया और गोंडवाना, लॉरेशिया की अगर बात करें तो भूमध्य रेखा की और इसका जो मूवमेंट है वो भूमध्य रेखा की तरफ होने लगा, और जो प्रवाह की शक्तियां जो है, जो लॉरेशिया को भूमध्य रेखा की ओर धकेल रहा था, वो प्रवाह की शक्तियां जो है वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ध्रुव विमुख बल और उत्प्लावन। ध्रुव विमुख बल क्या होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण तो हम जानते हैं। ध्रुव विमुख बल क्या होता है? हमने देखा अधो केंद्रित बल जो है ये भूमध्य रेखा की तरफ ज्यादा है और ध्रुवों की तरफ कम है। इसीलिए कोई भी ऐसा पदार्थ जो तरल रूप में होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, ऐसा पदार्थ हमेशा धरती के ऊपर ध्रुवों से लेके भूमध्य रेखा की तरफ जाने की ज्यादा कोशिश करेगा, कम अधो केंद्रित बल से ज्यादा अधो केंद्रित बल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से इसे कहते हैं ध्रुव विमुख बल। इसी के साथ साथ उत्प्लावन मतलब एक बॉयंट फोर्स होता है, फोर्स ऑफ बायोएंसी इसे कहते हैं इंग्लिश में। सो उत्प्लावन का मतलब होता है कोई भी, अगर आप फुटबॉल लो उसको पानी में डालो तो उत्प्लावन का एक बल जो है वो फुटबॉल के ऊपर लगेगा, क्योंकि वो पानी के ऊपर तैर सकता है, वो डूबेगा नहीं पानी में, तो पानी नीचे से उत्प्लावन बल लगाएगा। तो वेगनर का ये मानना था कि जैसे सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है, तो सीमा जो है वो नीचे से उत्प्लावन बल लगा रही है किसके ऊपर? सियाल के ऊपर। तो इन शक्तियों की वजह से लॉरेशिया जो है वो भूमध्य रेखा की तरफ जाने लगा। गोंडवाना लैंड का जो है वो पश्चिमी ओर, उसकी जो मूवमेंट है वो पश्चिम की ओर होने लगी। इसके पीछे कारण क्या था? ज्वारीय धाराएं, ये उसके पीछे कारण था। तो वेगनर ने कितने शक्तियों की बात करी? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ध्रुव विमुख बल, उत्प्लावन और ज्वारीय धाराएं। तो ये था वेगनर का सिद्धांत। इस सिद्धांत की कई सारी आलोचनाएं भी करी गई। तो आलोचनाओं में क्या था? पहला, सबूतों की कमी। सबसे पहला प्रॉब्लम जो था वेगनर का, उसने अपना सिद्धांत तो जरूर दिया था, मगर उस सिद्धांत को जब उसे बोला गया कि सिद्धांत को प्रूव करके बताओ, इसके कुछ प्रमाण दो, तो वो प्रमाण देने के बाद उनमें से कई सारी प्रक्रियाओं को वो प्रूव नहीं कर पाया। तो इसमें आलोचना था क्या? सबूतों की कमी, शक्तियों का अपर्याप्त व्याख्या। जैसे उसने बोला था कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लॉरेशिया अपनी जगह से विस्थापित होता है, मगर बाद में थॉमस जेफरी ने यह ढूंढ के निकाला, मैथमेटिक्स से उसने प्रूव करके बताया कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ये काफी नहीं है। गति के स्पष्ट तंत्र की कमी, अपने ही सिद्धांत से विरोधाभास जो उसका था। पहले उसने बोला था कि सियाल जो है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है, उसके बाद पर्वतों की संरचना बताने के लिए कि पर्वत किस तरीके से बनते हैं, तो वेगनर ने बोला कि सियाल जो है वो सीमा के ऊपर घर्षण कर रहा है, और उस घर्षण की वजह से जो मिट्टी इकट्ठा होती है वो महाद्वीपों के मतलब सियाल के तटीय क्षेत्रों पे वो मिट्टी जमा होती चली जाती है, और उन तटीय क्षेत्रों पे वही मिट्टी धीरे 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 एक के ऊपर एक जमा होते 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 पर्वत श्रृंखलाएं बनाती है।
तो ये भी एक उसका आलोचना में हम लोग बता सकते हैं। द्वीप निर्माण की अस्पष्ट व्याख्या, ये भी एक उसका था। उसका ये कहना था कि जब महाद्वीप एक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उन महाद्वीपों में ही गतियों के फर्क के वजह से गति, जैसे उसने बोला था कि पश्चिमी महाद्वीप, जो एक महाद्वीप होगा उसके पश्चिमी छोर पे गति ज्यादा होगी और दक्षिणी पूर्व छोर पे उस पे गति कम होगी। इसी वजह से वहां पर एक तनावपूर्ण बल लगता है और उस तनावी बल के चलते जो दक्षिणी पूर्व जगह है उस महाद्वीप की वो टूट के पीछे छूट जाती है, जिससे द्वीप बनता है। अब ये काफी एक बचकाना एक्सप्लेनेशन था कि द्वीप किस तरीके से बनते हैं। इसके अलावा जिक्सॉ फिट पूरा सही नहीं है, पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाता। तो इसी वजह से, इन सारी आलोचनाओं की वजह से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर ने दिया था उसे बाद में हटा दिया गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बाकी सिद्धांतों की। तो अब आया स्थल मंडलीय गतिकी में, हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की तो चलो बात कर ली। अब बात करते हैं संवहन प्रवाह सिद्धांत। संवहन प्रवाह सिद्धांत की अगर बात करें तो यह सिद्धांत दिया था 1919 में आर्थर होम्स ने। ठीक है, आर्थर होम्स क्या बोला, देखो मैंने क्या किया, अभी इसमें एक सीरीज में लिख दिया, एक के नीचे की, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बोलता चला गया ये। तो इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ गहरे मेंटल में होते हैं, तीव्र उष्णता के कारण चट्टाने पिघला देते हैं, इस वजह से मेंटल प्लूम बनता है। मेंटल प्लूम उच्च दबाव और तापमान के चलते भूगर्भ में कई सारी दरारें बना देता है। इन दरारों की वजह से संवहन प्रवाह बन के आता है। यही मैंने क्लास में पढ़ाया था आप सब लोगों को, मगर यह अभी एकदम शॉर्टकट में आपको याद होगा। संवहन प्रवाह सिद्धांत होता है, संवहन प्रवाह एस्टोनोस्फेयर का प्रवाह बनाता है, क्योंकि संवहन प्रवाह होगा तो एस्टोनोस्फेयर को नीचे से घर्षण करेगा और एस्टोनोस्फेयर का प्रवाह बना देगा। चूंकि स्थल मंडल जो है, यह स्थल मंडल क्योंकि स्थल मंडल ये एस्टोनोस्फेयर के ही ऊपर रखा हुआ है, इस वजह से स्थल मंडल का भी अपनी जगह से विस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ संवहन प्रवाह सिद्धांत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं समुद्र तल विस्तार सिद्धांत के बारे में। समुद्र तल विस्तार सिद्धांत जो है ये 1960 में हैरी हेस ने दिया था। हैरी हेस ने ये समुद्र तल विस्तार सिद्धांत की बात करी थी। मैंने देखो यहां पे क्या लिख दिया है, पे आधारित, इसका मतलब संवहन प्रवाह सिद्धांत जो हमने देखा था उस पे आधारित है ये समुद्र तल विस्तार सिद्धांत। तो ये सिद्धांत कहता है कि संवहन प्रवाह सिद्धांत सही है। अब इसमें भी मैंने एक सीरीज में लिख दिया कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, ताकि आपको काफी आसानी हो जाएगी उस चीज को याद रखने में। तो समुद्र प्रवाह सिद्धांत, समुद्र विस्तार सिद्धांत क्या कहता है वो देखो। ये कहता है कि मध्य महासागरीय कटक जो है वहां पर, ये कहां पर है मध्य महासागरीय कटक, ये अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच है और यहां पर लगातार मैग्मा का उत्सर्जन हो रहा है। अब इसको उसने बोला संवहन प्रवाह सिद्धांत तथा विचलन के कारण। संवहन प्रवाह सिद्धांत जो है उस वजह से, और विचलन मतलब जो अपरिसीय सीमाएं होती है वो जो बनती है ना, वो विचलन के कारण बनती है। तो उसका यह कहना था कि संवहन प्रवाह तथा विचलन के कारण मध्य महासागरीय कटक बन रहा है जहां पर मैग्मा निकल के आ रहा है। अब नई समुद्री भूपर्पटी का निर्माण हो रहा है, कहां पे, मध्य महासागरीय कटक पे। पुराने समुद्री भूपर्पटी किनारे स्थित गहरे गर्तों की ओर ढकेली जाती है। चूंकि नए प्लेट का, नई भूपर्पटी का निर्माण हो रहा है तो बाकी पुरानी प्लेटें दूर ढकेली जाती है और बाद में वो जमीन के नीचे ढह जाती है। तो इसी वजह से पुरानी भूपर्पटी किनारे स्थित गहरे गर्तों की ओर ढकेली जाती है। इसके बाद हमने लिखा है इसलिए महासागरीय भूपर्पटी सबसे प्राचीन, फिर भी प्राचीन चट्टान महाद्वीप में मिलते हैं। इसका मतलब चूंकि प्राचीन भूपर्पटी जो थी, जो समुद्र तल पर थी, वो समुद्र तल विस्तार के चलते जमीन के अंदर धंस गई। तो जो भी प्राचीन भूपर्पटी है वो कभी नहीं मिलेगी। तो सबसे, अब महासागर महाद्वीपों से पहले बनने के बावजूद सबसे प्राचीन चट्टान जो है, सबसे प्राचीन चट्टान या पत्थर
हमें महाद्वीपों पे मिलेंगे, महासागरों में नहीं, क्योंकि महासागरों पे जो सबसे प्राचीन चट्टानें रही होगी वो महाद्वीपों से टकरा के जमीन के अंदर धंस गई। ये किसने बोला? इस सिद्धांत ने। चलो, इसी के साथ साथ इस सिद्धांत ने कुछ प्रमाण भी थे इसके, तो इसमें से सबसे महत्व का प्रमाण कौन सा? प्राचीन चुंबकत्व का प्रमाण, ये भी दिया गया। चलो ठीक है, अब हमने इस सिद्धांत को पढ़ लिया। अगला सिद्धांत देखते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब इन सारे सिद्धांतों में जो हमने पढ़े उसमें सबसे महत्व का सिद्धांत जो है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। 1966 में दिया गया था। लेमेटर करके जो था, एक बेल्जियन पादरी था जिसने यह सिद्धांत दिया था। मगर जैसे मैंने आपको क्लास में बताया, कोई भी एक थिंकर या विचारक जो है उसको इस बात का श्रेय नहीं दिया जाता प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। कई सारे विचारकों ने मिलके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बनाया हुआ है, बल्कि यह कहते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के जो पेरेंट्स है, मतलब जिन सिद्धांतों से उसे बनाया गया है, वो सिद्धांत समुद्र तल विस्तार सिद्धांत, संवहन प्रवाह सिद्धांत तथा अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत हमने पढ़ा, इन सिद्धांतों का मिलके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बनाया गया। अब देखते हैं इसमें है क्या। प्लेट मतलब स्थलमंडल। स्थलमंडल हमने देखा, स्थलमंडल जो है वो एस्ट्रोनोस्फेयर के ऊपर तैर रहा है। स्थलमंडल किन चीजों का बना हुआ है? भूपर्पटी, इसका मतलब महासागर, महासागरीय भूपर्पटी तथा महाद्वीपीय भूपर्पटी, इनका मिलके बना हुआ है स्थलमंडल। और इसमें ऊपरी मैंटल का कुछ हिस्सा भी आता है। तो आगे से अगर आपको किसी ने पूछा स्थलमंडल मतलब क्या, तो आप क्या बताओगे? महासागरीय भूपर्पटी, महाद्वीपीय भूपर्पटी तथा ऊपरी मैंटल का कुछ हिस्सा। अब इसका टोटल कितना होगा, गहराई कितनी होगी? 300 किलोमीटर की। तो इतना मोटा स्थलमंडल जो है ये किसके ऊपर तैर रहा है? ये तैर रहा है एस्ट्रोनोस्फेयर के ऊपर। इसका मतलब क्या? सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। इसको हम आज सही मानते हैं क्या? नहीं, इसे सही नहीं मानते। तो आज से अगर आपको किसी ने पूछा कि क्या कौन किसके ऊपर तैर रहा है, हमारी प्लेट कैसे आगे मूव करती है, कैसे आगे जाती है, तो आप ये नहीं कहना कभी कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है, बिल्कुल गलत। इसके अलावा आप क्या बोलोगे? स्थलमंडल एस्ट्रोनोस्फेयर के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। संवहन प्रवाह सिद्धांत को इस सिद्धांत ने सही माना, ठीक है। तो इस सिद्धांत ने संवहन प्रवाह सिद्धांत को पहली बात तो सही माना। सारे स्थल रूप तथा प्रक्रियाएं प्लेट की सीमा पर ही होती है। यह भी एक कंडीशन बताई थी कि जब भी दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे से दूर जाती है या फिर एक दूसरे को घर्षण करके बस विपरीत दिशा में जाती है, तो उन जगहों पर ही सारी घटनाएं होती है, सारे स्थल रूप भी वही बनते हैं। प्लेट के भीतर जहां पर किसी तरीके का कोई भी घर्षण या विस्थापन नहीं हो रहा है, जहां पे कोई भी अभिसारी या अपरिसीय सीमाएं नहीं बन रही है, वहां पर कोई घटनाएं नहीं होती, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के हिसाब से। तो सारे स्थल रूप तथा प्रक्रियाएं प्लेट की सीमा पर ही होती है। 3 प्रकार की सीमाओं की बात करी गई थी इसमें। तो 3 प्रकार की सीमाएं कौन कौन सी थी? तो 3 प्रकार की सीमाएं हमारी अभिसारी सीमाएं, अपरिसीय सीमाएं तथा रूपांतरित सीमाएं। तो अब इनकी हर एक का देख लेते क्या क्या है। तो मैंने अब अभिसारी सीमाएं, अभिसारी सीमाएं कौन सी होती है? जहां पर दो प्लेट एक दूसरे से टकराती है। देखो, कोई एक प्लेट होती है ना, तो उसमें उस एक प्लेट में हमें महाद्वीपीय प्लेट भी मिल सकती है और महासागरीय प्लेट भी मिल सकती है। दोनों प्लेटें एक ही प्लेट के ऊपर मिल सकती है। ऐसा नहीं होता कि जब मैं कह रहा हूं आपको कोई प्लेट, तो एक प्लेट जो है पूरी की पूरी महाद्वीप की बनी है या पूरी की पूरी महासागर की बनी हुई है, ऐसा बहुत ही कम होता है। हम क्या याद रखेंगे? किसी भी एक प्लेट के भीतर महासागर भी हो सकता है, महासागरीय जमीन भी हो सकती है और महाद्वीप की भी जमीन हो सकती है ना, महाद्वीपीय और महासागरीय भूपर्पटी उसमें हो सकती है। तो अगर हमने किसी एक प्लेट को लिया, ऐसे कोई एक प्लेट को लिया जिसमें यहां पर उसका महासागरीय भूपर्पटी है और इस जगह पर महाद्वीपीय भूपर्पटी है, जैसे अगर मैं यहां पर ये निकालूं, उत्तरी अमेरिका निकाल दिया मैंने। अब उत्तरी अमेरिका की जो प्लेट है वो कैसी है? यहां पर उत्तरी अमेरिका की प्लेट ये है, ये यहां से
ऐसी, जो ये मध्य महासागरीय पर्वत श्रृंखलाएं जो है ना, इसको भी लेती है। अब इस पूरी प्लेट को अगर मैं देखूं तो ये तो उसका महासागरीय प्लेट हो गई, तो उत्तरी अमेरिका की ये महासागरीय प्लेट है। मगर यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये उत्तरी अमेरिका की महाद्वीपीय प्लेट है। समझ में आया आपको? तो एक ही प्लेट के भीतर आप महाद्वीपीय प्लेट भी बता सकते हो, महासागरीय प्लेट भी बता सकते हो। ठीक है, तो यहां पे देखो, अभी सारी सीमाओं में पहला कॉन्टिनेंटल ओशनिक, मतलब महाद्वीप और महासागर की जो प्लेट एक दूसरे से टकराएगी, उससे क्या होगा, महासागरीय प्लेट जो है, महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट में खिसकती है। इसमें क्या क्या बनते हैं, वलय पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत तथा भूकंप। ओशन मतलब महासागरीय महासागरीय अभिसारी सीमाओं में क्या होगा, महासागर के अंदर महासागर, द्वीप बन रहा है, इसमें द्वीप बनेगा, हाँ, सागर पर्वत बनेंगे, गुयॉर्ड बनेंगे, भूकंप होगा क्या, हाँ, और सबसे महत्व का इसमें सुनामी भी होगा। उसी तरीके से अभिसारी सीमाओं में कॉन्टिनेंटल मतलब दो महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे से टकराएगी तो क्या होगा, तीव्र भूकंप आएगा, वलय पर्वत की ऊंचाई भी इसमें बढ़ेगी। ठीक है, अब इन तीनों में मैंने लिखा है कि भूकंप तो देखो आएगा ही आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो प्लेट विवर्तनी की थ्योरी में कोई भी प्लेट किसी भी प्लेट से टकरा रही है, आसपास से जा रही है, उनके बीच में अगर थोड़ा भी अगर घर्षण हो रहा है तो भूकंप तो होगा ही होगा, मगर भूकंप की तीव्रता ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अपरिसीय सीमाओं की बात करते हैं। मैंने क्लास में आपको शायद अपसारी बताया था, वो अपरिसीय उसका नाम, अपरिसीय सीमाएं। तो इसमें कॉन्टिनेंटल अपरिसीय सीमाएं और ओशनिक अपरिसीय सीमाएं। इसमें कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय जो भूपर्पटी है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक रिफ्ट घाटी बनेगी और खनिजों के लिए ये अनुकूल जगह होती है, क्योंकि जमीन के अंदर जो खनिज छुपे हुए हैं, अगर उस जगह पर एक रिफ्ट की घाटी बन जाए तो सही बात है ना, अंदर के खनिज तो सीधा सामने दिख जाएंगे आपको, तो खनन करने की भी जरूरत नहीं है उसके लिए। तो इसी वजह से खनिजों के लिए ये जगह काफी अनुकूल होती है। इसी के अलावा एक ओशन मतलब महासागरीय भूपर्पटी के अपरिसीय की वजह से मध्य महासागरीय कटक बनता है और पतला मैग्मा बाहर निकल के आता है। ऐसे विभाजन में, ऐसे अपरिसीय सीमाओं में आप देखो तो पतला मैग्मा निकल के आता है ऊपर। इसी वजह से बहुत बड़ा कोई पर्वत या द्वीप नहीं बन पाता इसमें। तो ओशन के जो अपरिसीय सीमाएं हैं उसमें पतला मैग्मा होगा और मध्य महासागरीय कटक उसमें बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर रूपांतरित, तो तीन प्रकार की सीमाएं हम लोग देख रहे हैं, उसमें रूपांतरित सीमाएं क्या होती है। इसमें दो प्लेटें समांतर लेकिन विपरीत दिशा में एक दूसरे से दूर जाती है। अगर आप देखो तो इसमें दो प्लेटें जो है वो बस एक दूसरे को छूकर आगे जाती है, मगर जो कि छू के आगे जा रही है, कोई भी प्लेट किसी भी प्लेट के भीतर धंस नहीं रही है। यहां पे याद रखना, दो प्लेटें बस एक दूसरे से छू के जा रही है, इस वजह से ये घर्षण करती है। तो इस वजह से यहां पर रिफ्ट घाटी बनती है और एक तीव्र भूकंप आने की संभावनाएं होती है। सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है, किस वजह से बनी है सैन एंड्रियास फॉल्ट, तो जुआन दी फूका नामक एक प्लेट है जो छोटी प्लेट है, ये उत्तरी अमेरिका की जो बड़ी प्लेट है इसके साथ एक रूपांतरित सीमाएं बना रही है, जिसमें दोनों एक दूसरे से अलग विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर उनके घर्षण की वजह से सैन एंड्रियास फॉल्ट बनी हुई है जो कैलिफोर्निया के अंदर है। ठीक है, तो ये थी सारे सिद्धांत जो हमने यहां पे देखे। अगली बार अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।